सपना हमेशा बड़ा देखो, चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, पहले आसमान तक तो पहुंचो। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 14 जुलाई के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज के वीडियो में टोटल हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्टर हैं उन पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछाएंगे, तो आपको इन पांचों क्वेश्चनों के जवाब भी देने, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिएगा। और इस वीडियो को पूरा रखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और साथ में आप 2020 का जो पीडीएफ है, जनवरी से लगाए दिसंबर तक का मंथली करंट अफेयर का, ये फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी की लिंक दी गई है, वहां पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ डालिए। और 2021 के जितने भी एग्जाम हैं उनमें सफलता का परचम लहराइए। जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा आप। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा। देखिए, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 है, ये हरियाणा में ही आयोजित होगा, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 जो है, ये 2021 में नहीं, अब 2022 में आयोजित होगा, फरवरी महीने में। ठीक है, तो हरियाणा की राज्य सरकार अब फरवरी 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन करेगी। और पहले ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 जो था, ये 21 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक आयोजित होने वाला था, लेकिन कोविड-19 महामारी की संभावित तीसरी लहर के कारण इसको जो है ट्रांसफर यानी कि स्थानांतरित कर दिया गया है। इसका डेट अब ये फरवरी 2022 में आयोजित होगा। देखिए, जो आप खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 है, तो इस प्रतियोगिता में लगभग 8500 खिलाड़ी भाग लेंगे, जिसमें 5072 एथलीट, 2400 महिलाएं और इसमें जो है 2672 पुरुष शामिल होंगे। दूसरा प्रश्न की T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं। तो देखिए, T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं क्रिस गेल। क्रिस गेल जो है ये वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं और ये एक ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं। और आपको बता दूं, इन्होंने भी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे T20 मैच में जो है ये इतिहास रचा, यानी कि 14,000 रन कंप्लीट किए हैं। और एक खास बात और है, देखिए जो क्रिस गेल हैं, क्रिस गेल के नाम अब जो है 431 T20 मैचों में कुल 37.63 की औसत से 14,038 रन जो है बनाने का एक रिकॉर्ड बन गया है। आपको बता दूं, इस रिकॉर्ड बनाने के दौरान इनके बल्ले से 22 शतक और 87 अर्धशतक निकले। वहीं वेस्ट इंडीज के ही जो आपके कीरोन पोलार्ड हैं, तो इन्होंने 545 मैचों में कुल 10,836 रन बनाए और ये अगर कहा जाए इस रिकॉर्ड में, तो ये दूसरे नंबर पर है। तो सबसे अधिक जो है T20 क्रिकेट में रन किसने बनाए, क्रिस गेल ने। कितना, 14,000 रन। और उसके बाद सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है, वेस्ट इंडीज के ही कीरोन पोलार्ड के नाम पे। और तीसरा प्रश्न कि यूके ने 50 वर्षों में पहली बार किस देश को सेब का निर्यात किया। देखिए, ये न्यूज़ काफ़ी चर्चा में है। सेब यानी कि जो आपका एप्पल है, इसकी बात हो रही है। यूनाइटेड किंगडम ने अभी हाल ही में 50 वर्षों में पहली बार भारत को जो है सेब का निर्यात किया है, यानी कि अपने देश से जो है भारत में सेब बेचा है। देखिए, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2019 में यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच में जो व्यापार है, ये लगभग 23 बिलियन पाउंड था। ठीक है, और भारत और यूनाइटेड किंगडम दोनों देशों ने रोडमैप 2030 टाइमलाइन के तहत जो है व्यापार मूल्य को दोगुना ये करने का टारगेट बनाया था। ये दोनों चाहते हैं। देखिए, यहाँ पे जो मैंने ये वाली लाइन बताई है कि 2019 में यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच व्यापार कितना था, लगभग 23 बिलियन पाउंड था। इसको याद रखिएगा, ये आंकड़ा एग्जाम में पूछा सकता है। और ये प्रश्न याद रखना है कि यूके जो है इसने 50 वर्षों में पहली बार अभी हाल ही में भारत को जो है सेब का निर्यात किया। और चौथा प्रश्न की संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में विश्व में कितनी जनसंख्या कुपोषण का शिकार हुई। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में विश्व में जो है टोटल 10% यानी कि 10% जनसंख्या जो है ये कुपोषण की शिकार हुई है। कैसे हुई है, देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि इस लॉकडाउन में यानी कि कोरोना महामारी के दौरान जो लॉकडाउन लगा था, तो उस समय बहुत सारे लोगों का रोजगार छिन गया। जब रोजगार छिन जाएगा, आमदनी रहेगी नहीं, तो खाने पीने के लिए जो है चीज़ें जो है उनमें कटौती करनी पड़ेगी। अगर आप पहले महीने में अगर 1 लीटर दूध डेली पीते थे, तो अब बाद में क्या हुआ, पैसे आ नहीं रहे हैं, तो आप सोचेंगे चलो यार 1 महीने दूध नहीं पिएंगे तो क्या हो जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे बहुत सारे लोग जो है खाने पीने में कटौती करते गए और कुपोषण का शिकार होते गए।
देखिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी जो आपका रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि 2020 में पर्याप्त आहार नहीं मिलने से प्रभावित लोगों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि विश्व के कई हिस्सों में महामारी ने भीषण मंदी ला दी और भोजन तक पहुंच को प्रभावित किया। पांचवा की हाल ही में किस राज्य सरकार ने हाथी पांव यानी कि लिम्फेटिक फाइलियारिसिस के उन्मूलन के लिए एक दवा अभियान शुरू किया है। तो देखिए अभी हाल ही में हाथी पांव जिसको लिम्फेटिक फाइलेरियासिस कहते हैं हम, ठीक है, तो इसके उन्मूलन के लिए महाराष्ट्र की सरकार ने एक दवा अभियान शुरू किया है। और देखिए कोरोना महामारी के बाद, ठीक है, हाथी पांव के उन्मूलन के लिए दवा अभियान शुरू करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य भी बन गया है। देखिए हाथी पांव जिसे आमतौर पर एलिफेंटियासिस कहते हैं और इसको अंग्रेजी में लिम्फेटिक फाइलेरियासिस भी कहते हैं। तो ये एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के रूप में जाना जाता है। आपको बता दूं मानसिक स्वास्थ्य के बाद ये दूसरी सबसे अधिक अक्षम करने वाली बीमारी है, ठीक है। और जो आपका महाराष्ट्र राज्य इसकी बात करें तो देखिए महाराष्ट्र जो है इसके गवर्नर कौन है इस वर्तमान में, भगत सिंह कोश्यारी हैं। पॉपुलेशन यहाँ की 11.42 करोड़। कैपिटल महाराष्ट्र की मुंबई है। मुख्यमंत्री कौन है, उद्धव ठाकरे जी। छठा प्रश्न की हाल ही में डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी पेटीएम को अपने शेयर धारकों से कितने करोड़ रुपए का देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक निर्गम यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जिसको हम शॉर्ट में आईपीओ भी कहते हैं, तो आईपीओ लाने की मंजूरी मिल गई है। तो देखिए अभी हाल ही में पेटीएम जो है, ठीक है, तो पेटीएम को अपने शेयर धारकों से टोटल 16,600 करोड़ रुपए का जो है आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाने की मंजूरी मिली है। और एक रिकॉर्ड भी बन गया ये। देखिए अब तक सबसे बड़ा आईपीओ का रिकॉर्ड था कोल इंडिया के नाम पर, उसने 2010 की अंतिम तिमाही में 15,500 करोड़ रुपए जुटाए थे आईपीओ के माध्यम से। लेकिन अब टारगेट किसका है, ये पेटीएम का है, ये 16,600 करोड़ रुपए जुटाएगा। तो अब ये रिकॉर्ड पेटीएम तोड़ देगा। पेटीएम की बात करें तो देखिए पेटीएम के बारे में 3 चीज़ याद रखिएगा। पहला ये कि पेटीएम के संस्थापक कौन है, विजय शेखर शर्मा। दूसरा, पेटीएम की स्थापना 2009 में हुई थी, इसका मुख्यालय नोएडा में स्थित है। और तीसरा, पेटीएम का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है आपका है 197 कम्युनिकेशंस। देखिए जितने लोग यूपी वाला जो पेट एग्जाम है, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में पेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस चीज़ को जरूर ध्यान देंगे। देखिए यूपी की अगर आप यूपी SSSC का पेपर देखें तो आपको पिछले मतलब जब से वो एग्जाम हो रहा है, ठीक है, 10 सालों से नहीं हो रहा है, यूपी SSSC का गठन बाद में भी हुआ था अखिलेश यादव की सरकार में। तो देखिए आपको ये प्रश्न दिख जाएगा कि पेटीएम की जो है मूल संस्था कौन है यानी कि पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, तो ये आपकी है 197 कम्युनिकेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, नोएडा में है। संस्थापक कौन है, विजय शेखर शर्मा। और स्थापना कब हुई थी, 2009 में। ये चारों पॉइंट मिल जाएंगे आपको पेपर में। सातवां प्रश्न की हाल ही में नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी को किसे जो है 2 दिनों में प्रधानमंत्री अपॉइंट करने का आदेश दिया है। देखिए नेपाल में बहुत बेकार खेल चल रहा है, वहाँ पे यार हमेशा प्रधानमंत्री चेंज हो रहा है। तो अभी एक और कांड हो गया। अभी हाल ही में नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी को आदेश दिया कि आप शेर बहादुर देउबा को नेपाल का नया प्रधानमंत्री अपॉइंट कीजिए। मैटर क्या है, देखिए नेपाल का जो सुप्रीम कोर्ट है इसने अंतरिम प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को बड़ा झटका दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो विपक्षी पार्टी है नेपाली कांग्रेस, तो नेपाली कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं शेर बहादुर देउबा, इनको 2 दिन के अंदर आप प्रधानमंत्री बनाइए। किसको कहा, राष्ट्रपति को। और इसके बाद जो है आपको बता दूं इससे पहले क्या हुआ था। देखिए इसके पहले विपक्षी दलों के बहुमत नहीं जुटा पाने के कारण राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी को जो है केपी शर्मा ओली को कार्यवाहक पीएम बनाना पड़ा था और जो संसद थी नेपाल की उसको भंग करना पड़ा था। लेकिन जो राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं इनके आदेश को जो है पलट दिया है नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने। और अब सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के संसद को भंग करने का जो फैसला है उसको पलट दिया है और सीधे सीधे कह दिया कि भैया शेर बहादुर देउबा को 2 दिनों के अंदर आप प्रधानमंत्री अपॉइंट कीजिए। 8वां की उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 में 21 वर्ष तक जो है जनसंख्या वृद्धि में स्थिरता लाने की घोषणा की गई है। तो देखिए उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या नीति 2021 है, ठीक है, इसमें जो है 2050 तक जनसंख्या वृद्धि में स्थिरता लाने की घोषणा की गई है। और इसमें और कौन सी बातें कही गई मैं आपको बताता हूँ। देखिए जनसंख्या नियंत्रण विधेयक तैयार करने वाला जो यूपी कानून आयोग है इसने कहा है कि नीति जो है यानी जो आपकी जनसंख्या नीति 2021 होगी
तो ये जो है स्वैच्छिक होगी, आप इसको फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। फॉलो करेंगे तो आपको लाभ क्या मिलेगा, नहीं करेंगे तो क्या लाभ नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको बता दूँ, कोई भी व्यक्ति अपने दम पर अगर 2 से अधिक बच्चे नहीं पैदा करने का निर्णय लेता है, यानी कि खुद वो निर्णय ले कि मैं 2 से अधिक बच्चे नहीं पैदा करूंगा, तो वो सरकारी योजनाओं के लिए पात्र होगा। यानी कि अगर आप 2 से अधिक बच्चे पैदा कर लेते हैं तो आप भाड़ में जाइए, यूपी गवर्नमेंट को आपसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये चाहती है सरकार की, देखिए इसी बहाने लोग कहेंगे यार चलो ठीक है, 2 से ज़्यादा बच्चे हो गए तो सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, तो क्या मतलब है बच्चे पैदा करने का। दूसरा, जो लोग 2 से अधिक बच्चे पैदा करेंगे उनको सरकारी योजनाओं में लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर 2 बच्चे हैं, 2 से कम बच्चे हैं, यानी कि 1 बच्चा है, तो आप सरकारी योजनाओं के लिए पात्र होंगे। और नीति का पालन नहीं करने वाले जो होंगे, यानी कि जो लोग 2 से अधिक बच्चे पैदा करेंगे, ठीक है, तो वो सरकारी नौकरियां नहीं मिलेंगी उनको, राशन लेने और अन्य लाभों में उनको प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। साथ में चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध है 2 से अधिक बच्चे होने पर। और ये जो नियम है ये 18 साल की लड़कियों और 21 साल के लड़कों पर लागू होता है। देखिए विवाह की उम्र जो है भारत में मानी गई है लड़कियों की 18 साल, यानी कि 18 साल की लड़की जो है वो शादी करने की योग्य हो जाती है, और सरकार ऐसा मानती है कि 21 साल का लड़का विवाह करने के योग्य हो जाता है, ठीक है। तो 18 + 21 ये रेशियो चलता है, और इन सभी पर ये कानून लागू हो गया कि भैया देखो तुम शादी करते हो तो ये मत कहना कि मैं बच्चा था, छोटा था, समझदार नहीं था। अगर तुम 2 से अधिक बच्चे पैदा कर ली तो बेटा गए तुम तेल नापने, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कौन है वर्तमान में, जय प्रताप सिंह। कौन है, जय प्रताप सिंह। तो इनके अनुसार उत्तर प्रदेश में 2050 तक जनसंख्या स्थिरता का लक्ष्य है, और सरकार जो है जो उत्तर प्रदेश की है योगी जी की, तो सरकार जो ये जनसंख्या वृद्धि दर को 2.1% तक जो है कम करने की कोशिश कर रही है। नवा प्रश्न है कि द स्ट्रगल विद इन मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए इस पुस्तक के लेखक हैं अशोक चक्रवर्ती, और जो ये पुस्तक है ये किस पर आधारित है। देखिए इस पुस्तक को हार्पर कोलिंस इंडिया के द्वारा प्रकाशित किया गया है, और जो पुस्तक है द स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी पुस्तक, ठीक है, ये स्वतंत्र भारत के सबसे काले घंटों में से एक के बारे में है। देखिए स्वतंत्र भारत का जो सबसे काला घंटा है किसको कहा जाता है, 1975 से 1977 के पीरियड को, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उन्होंने नेशनल इमरजेंसी लगा दी थी, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया था। वो चाहती थी कि मुझे मेरी कुर्सी से ना हटाया जाए, चुनाव तो वो जीत नहीं सकती थी, इसलिए सोचा कि चलो ठीक है, संविधान में प्रावधान है कि अगर देश में जो है आपातकाल लग जाएगा तो प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रहेगा। तो देखिए इंदिरा गांधी की आलोचना इसलिए होती है क्योंकि उन्होंने 1975 से 1977 के दौरान जो है आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी लगा दिया था बिना मतलब का, जबरदस्ती। तो उस अवधि में क्या हुआ था, इस आपातकाल के दौरान को 1.5 लाख से अधिक लोगों को बिना किसी मुकदमे की जेल में डाल दिया गया, ठीक है। 1975 से 77 के दौरान जो है 1.5 लाख लोगों को पकड़कर जेल में ठूस दिया गया बिना किसी रीजन के, और कम से कम, ठीक है, 11 मिलियन लोगों की जबरन नसबंदी कराई गई। 11 मिलियन मतलब 1 मिलियन में 10 लाख हो गए, और 11 मिलियन आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 से मल्टीप्लाई के लिए आपको जो है पूरा डाटा मिल जाएगा। तो 11 मिलियन लोगों की जबरन नसबंदी कराई गई। लेकिन नसबंदी होता क्या है, नसबंदी होता क्या है, जो पुरुषों का लिंग होता है, ठीक है, तो उसमें एक नस होती है ऐसे जिससे स्पर्म का ट्रांसफर होता है, बाहर इजेक्शन होता है। तो इसी नस को जो है कहीं बांध देते हैं तो ये इजेक्शन नहीं हो पाता है। और मान लीजिए जो एक तरीके से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, जब मेल और फीमेल मिलते हैं एक दूसरे के संपर्क में, तो उसमें जो ये स्पर्म है अगर ये अंदर जा ही नहीं पाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और बच्चे नहीं पैदा होंगे, ठीक है। बाकी सारी प्रक्रियाएं सेम चलेंगी, आपके स्वास्थ्य पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए इंदिरा गांधी ने ये काम किया था कि अब जो है मतलब पुरुषों की नसबंदी की जाएगी तो बच्चे कम पैदा होंगे और जनसंख्या में नियंत्रण होगा, ठीक है। तो ये काम किया गया था। कितने, 11 मिलियन लोगों की जबरन नसबंदी की गई थी, पकड़ पकड़ के। देखिए पुराने लोग जो हैं वो बताते हैं, अगर आप गांव में चले जाइए तो उस समय दिन में जो है युवा लोग गायब हो जाते थे घर छोड़ के, यार कहीं पुलिस ना आए पकड़ के मुझे मेरी नसबंदी ना करवा दे। तो ऐसा माहौल था, लोग जो है डर के मारे सहमे हुए थे। और देखिए अनगिनत पुलिस फायरिंग में जो है, नहीं बहुत सारी पुलिस फायरिंग में हुई, इसमें बहुत सारे लोग मारे गए या समाप्त कर दिए गए। यानी कि मतलब फायरिंग में क्या हुआ था, देखिए या तो आदमी घायल होगा, या तो उसको गोली लगी तो या तो मर जाएगा।
और देखिए जो आपके अशोक चक्रवर्ती हैं जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है, इस पुस्तक ये को लिखने वाले अशोक चक्रवर्ती जो हैं ये वर्तमान में हरारे में स्थित जिम्बाब्वे सरकार के वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार हैं। 10वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य में जनजातियों और स्वदेशी समुदाय के विश्वास, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा और संरक्षण के लिए एक स्वतंत्र विभाग के निर्माण की घोषणा की है? तो देखिए हाल ही में जो आपके असम के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है हिमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है, तो इन्होंने आदेश दिया कि जनजातियों और स्वदेशी समुदायों के विश्वास, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा और संरक्षण के लिए एक स्वतंत्र विभाग का निर्माण किया जाए, ठीक है। और ये अब जो है जल्दी होने वाला है असम में। और असम की बात करें तो देखिए असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी दिसपुर है। असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा। तो ये थे आपके सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर आज के। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो आपके लिए पहला प्रश्न आज का है कि कोपा अमेरिका 2021 का फुटबॉल खिताब किसने जीता है? आंसर बताइए। देखिए अगर आप वीडियो को लाइक करना भूल गए थे तो इसको लाइक कर दीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में ट्विटर ने किस व्यक्ति को भारत के लिए अपना निवास शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? बताइए। निवासी शिकायत अधिकारी। और तीसरा कि पोलैंड में भारत की नई राजदूत कौन बनी है? नाम बताइए इनका। चौथा कि यूरो कप 2020 का खिताब किसने जीता है? बताइए। और पांचवा प्रश्न आपके लिए कि विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? बताइए। और अब हम बात करेंगे कल पूछे गए सभी क्वेश्चन आपके सही उत्तर के का। पहला प्रश्न था कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाता है? तो ये 11 जुलाई को मनाता है। और दूसरा था कि हाल ही में किस संस्थान ने द हंगर वायरस मल्टीप्लाई शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? तो इसको ऑक्सफैम ने जारी किया है। और तीसरा था कि नेशनल स्टेट लॉ यानी कि राष्ट्र राज्य कानून जो हाल ही में खबरों में था, ये किस देश से संबंधित है? तो ये इजराइल से संबंधित है। और चौथा था कि घरेलू हिंसा रोकथाम और संरक्षण विधेयक 2021 जो हाल ही में चर्चा में रहा, ये किससे संबंधित है? तो ये पाकिस्तान से संबंधित है। और पांचवा था कि ज्वाइंट वार फाइटर क्लाउड कैपेबिलिटी किस देश की रक्षा प्रणाली का एक हिस्सा है? तो ये अमेरिका की रक्षा प्रणाली का एक हिस्सा है। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।